हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास किया था लीगल एस्पेक्ट का 25 क्वेश्चन। आज फिर हम 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो बेसिक लेवल का था और ये एडवांस लेवल का है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जो मेन कंसेप्ट था वो बेसिक ही था, जो मैं करवाया था 25 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में। तो जो लोगों नए हों वो फर्स्ट क्लास पहले करें, देन ये सेकंड क्लास करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द स्टेट्स वेयर एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registration if his aggregate turnover exceed the limit of 20 lakh for supply of goods and services। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। तो मैं लास्ट क्लास में आपको करवाया था गुड्स के लिए कितना था नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल गुड्स के लिए और सॉरी नॉर्मल स्टेज के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख। ठीक है, नॉर्मल। और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए 20 लाख गुड्स के लिए था और सर्विस के लिए 10 लाख था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दोनों का इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया एनटीए ये वाला। तो इसका ऑप्शन जो 5 है, मैं आपको अगर बताया होगा जो फर्स्ट क्लास किए होंगे, वो 5 का 5 सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आते हैं। बट इसमें आंसर जो है ये दिया था एनटीए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और मिजोरम। तो ये PYQ है। तो मैं इस टाइप का इसीलिए आपको एक क्वेश्चन डाला हूँ PYQ, कि थोड़ा समझ में आए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिक लेवल को पढ़ाया था वही एडवांस लेवल में भी उस क्वेश्चन वही से बनता है। जो आप जाके फर्स्ट मेरा क्लास देखिए तो मैं बताया हूँगा। ये 11 स्टेट है स्पेशल कैटेगरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बट ये इसके आंसर के पीछे ज़्यादा मेरे को लॉजिक समझ में नहीं, बट क्योंकि जब स्पेशल कैटेगरी का 11 स्टेट है और ये 5 का 5 स्पेशल कैटेगरी में ही आता है, तो इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन देने का क्या ये है, मेरे को ज़्यादा समझ में। लेकिन जो एनटीए दिया हुआ है वो तो वही आंसर लास्ट आंसर होगा। उसमें हम या और कोई दूसरा टीचर तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। Arrange the procedure to make payment using electronic check, electronic cash ledger। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है जनरेशन ऑफ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अमाउंट क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इसी तरीके से ये आप लोग पूरे ऑप्शन को पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा आराम से इसको पूरा क्वेश्चन पढ़े, मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ। और इसमें आप लोग वर्ड पकड़े कि कौन सा वर्ड, क्योंकि ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आपको एक वर्ड पकड़ना, मतलब कि पॉइंट आउट करना होगा। और उसी बेस पे जो है ना ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सब उसी बेस पे बनता है। तो आप लोग थोड़ा वर्ड को पॉइंट आउट करें। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे पूरा, तो ऑप्शन नंबर डी है जनरेट द चालान इन फॉर्म GST PMT 6 from portal and enter the details।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पोर्टल को ऑन करके उसमें जो अपना एक जो डिटेल्स होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन टू एडवांस इन्फॉर्मेशन, वो डाला जाता है। तो अगर वो फर्स्ट में आएगा तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी किसी में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में डी है, तो मीन्स ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना होगा कि कौन सा इस टाइप के क्वेश्चन में कि कौन सा फर्स्ट में आएगा या कौन सा लास्ट में आएगा। अगर उस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा बनाने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरीज अंडर द जीएसटी। तो इसमें कौन कौन सा टैक्स स्लैब है, 5%, 10%, 12%, 20% एंड 28%। तो ये इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब तो बनना ही चाहिए। अगर ये ऐसा क्वेश्चन भी अगर नहीं बन रहा है तो मीन्स प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें होगा 5%, 12%, 28%, मीन्स ACE ऑप्शन नंबर 3। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रॉम दिसंबर 1, 22 which body handles all complaints related to profiteering under goods and service tax। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटीज़, नीति आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिसंबर 1, 2022 से विच बॉडी हैंडल कंप्लेन रिलेटेड टू प्रॉफिटरिंग अंडर जीएसटी। तो जीएसटी जो, तो ये क्या, आप थोड़ा इसमें अगर सोचे तो इसमें क्या है, ये एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटीज़, ये कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। जो लोग पढ़े होंगे उसको, ये एक ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन डाला गया है, ये कोई अथॉरिटीज़ नहीं। नीति आयोग इसके लिए नहीं है। जीएसटी काउंसिल, आप थोड़ा इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल हाई लेवल के इसके लिए, ये कंप्लेन सुनने के लिए जीएसटी काउंसिल नहीं है, क्योंकि इसमें कौन कौन है, इसके हेड है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, प्लस ऑल स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इसमें मेंबर होता है। तो ये जीएसटी काउंसिल भी कंप्लेन सुनने के लिए नहीं है। और नीति आयोग तो एक प्लानिंग करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड्स भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेडमार्क्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये आपको एक लिस्ट आता है ट्रेडमार्क जो कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, वो आपसे पूछ रहा है। तो जिन लोगों को मालूम होगा वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा अभी हम बताएंगे कि कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड, कितने कैटेगरीज का ट्रेडमार्क को क्लासिफाइड किया गया है। तो इसका फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव है, तो ये है। नॉर्मेटिव नहीं है। जेनेरिक है। एक्सप्लोरेटरी भी नहीं है और इन्वेंटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ACE। देखिए इसमें एक ऑप्शन ये है, इसमें अब इस तरीके का भी ऑप्शन बनने लगा है, एनटीए ने बनाने लगा कि जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट में आता है ए और देन सी और ई, लेकिन इसमें क्या डाला है, ए बाद में, और इस तरीके का ऑप्शन आप बन रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा क्वेश्चन भी एडवांस लेवल का बनाना पड़ रहा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको कोई बाय मिस्टेक ये नहीं समझे कि ए बाद में दिया हुआ है, ए फर्स्ट में आना चाहिए, ऐसा नहीं। इस तरीके का जो लोग आप दे रहे हैं लास्ट 2-3 अटैम्प्ट से, तो वो लोग जानते होंगे इस तरीके का भी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका मैं आपको बताया था क्लासिफाइड
ट्रेडमार्क, इसको आप जो है नोट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जनरेटिव ट्रेड, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, एवरी आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क और कॉइन इन्वेंटेड एंड फैंसीफुल ट्रेडमार्क। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन इंटरप्राइज इंक्लूड्स इट्स। इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ठीक है, प्रोसेसिंग, डिज़ाइन, रिलेशनशिप डेवलप विथ इट्स कस्टमर एंड सप्लायर, इंटरनेट डोमेन्स नेम्स, कॉपीराइट। तो इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कौन कौन सा इंक्लूड्स होता है? तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल में ये सभी इंक्लूड होंगे, ठीक है। कॉपीराइट भी होगा, इंटरनेट डोमेन्स भी होंगे, डिज़ाइन होगा, रिलेशनशिप्स डेवलप विथ कस्टमर एंड सप्लायर और प्रोसेस भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABCDE। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन कॉपीराइट इकोसिस्टम फॉर लिटरेरी क्रिएशन अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कॉपीराइट इकोसिस्टम लिटरेरी अंदर कॉपीराइट एक्ट में जो है ना, मतलब कौन कौन सा इसमें जो गिवन बिलो एन ऑप्शन है उसमें कौन कौन सा कॉपीराइट में आएगा, ठीक है। और इसको सीक्वेंस में जो है ना, इसमें इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट में है पब्लिक कम्युनिकेशन, कॉपीराइट असाइनमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, रिलीगियस कॉपीराइट और कॉपीराइट ट्रांसमिशन। तो इसमें आप लोग थोड़ा देखें, ये कंटेंट डेवलपमेंट जो है ना, फर्स्ट ऑफ आप ऐसे एग्जांपल में से आपको समझाता हूँ। आप एक बुक लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कंटेंट डेवलप करेंगे। तो इसका फर्स्ट आएगा, क्या होगा? कंटेंट डेवलप। तो इसका ए से सी फर्स्ट में किसी में आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड में सी आ रहा है, कंटेंट। उसके बाद ए, कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक से भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको की। और देन कॉपीराइट असाइनमेंट, ठीक है, कॉपी ये। और इसमें आप एक ऑप्शन आर पकड़ सकते हैं। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है? रिलिंग्वेज कॉपीराइट। रिलिंग्वेज कॉपीराइट का मीन्स क्या होता है कि वो कॉपीराइट को मीन्स कि उसको सेक्रीफाइस, त्याग कर देना, ठीक है। जो आप कोई भी इस पे वर्क, कोई भी बुक लिखे या कोई भी एनी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो कॉपीराइट में आता हो, तो उसको आप कब छोड़ेंगे? बिल्कुल लास्ट में जाके छोड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग छोड़ते भी, बहुत सारे नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अगर जब आप छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? लास्ट में होगा। इससे भी आप आंसर बना सकते हैं। तो ये सी से भी हो सकता है। अगर सपोज डैट अगर कोई ऑप्शन और है सेम लेवल का, तो ये डी लास्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को ये कर सकते हैं, एलिमिनेट करके। इसमें एलिमिनेट नहीं मीन्स कि इसमें वर्ड को आपको ये करना होगा कि कौन सा फर्स्ट में आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा। तो कंटेंट डेवलपमेंट, तो ये सभी को लोग पता होगा कि कंटेंट डेवलपमेंट जो पहले आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। इसमें क्वेश्चन है कॉपीराइट एक्ट में जो है नॉट इंक्लूडेड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए सिनेमैटिक ग्राफिक फिल्म, तो ये आएगा, साउंड भी आएगा। लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट
सर्किट और ए ड्रामेटिक वर्क। तो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है? ये भी इंक्लूड होगा, ये भी साउंड रिकॉर्डिंग भी होगा और ड्रामेटिक भी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना लेआउट डिज़ाइन जो है ना, ये आएगा एक जो डिज़ाइन एक्ट आता है, डिज़ाइन एक्ट है जो 2000 में आया था और ये इफेक्ट हुआ था 11 मई 2001 को। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लें, ये डिज़ाइन एक्ट का पार्ट है। डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया था और ये इफेक्ट हुआ था 11 मई 2001 को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट ऑफेंस फॉर infringement of copyright can be for a maximum of imprisonment for a terms of। ये कॉपीराइट का यहाँ पे क्वेश्चन है। कॉपीराइट में अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो है आपको क्या ये हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है, मैक्सिमम आपको क्या सज़ा हो सकता है। तो जो लोग इसका मैं अभी एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, कि किसमें क्या क्या है, आगे मैं इसका प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ये 3 इयर्स इसका जो है ना कस्टडी होता है मैक्सिमम, और 2 लाख इस पे जो है फाइन लग सकता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये मैं आगे ही कराऊंगा, उसमें सभी का है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द CPIO SPIO is obligated which of the following to furnish the person seeking the information। इसमें क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ। रिजेक्ट किया कोई भी एप्लीकेशन को, ठीक है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर, तो इसमें इफ़ द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्ट अंडर कॉपीराइट एक्ट, तो इसमें ऑप्शन है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सेकेंड ऑप्शन है रीज़न फॉर सच रिजेक्शन। तो इसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, देखो इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, जो CPIO SPIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, तो वो अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो नहीं देने वाला हो तो वहाँ पे वो अपना पावर यूज़ कर सकता है। तो इसमें ए भी आएगा, ठीक है, रीज़न फॉर सच रिजेक्शन, और उसको रीज़न देना पड़ेगा कि ये जो आपका रिजेक्ट हुआ है इसका ये जो है रीज़न है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, ये ऑब्लिगेट नहीं कर सकते पब्लिक अथॉरिटीज़ को अगर प्रॉपर रीज़न दे दिया तो, ठीक है। डी है द पार्टिकुलर्स ऑफ द एपिलिटेंट अथॉरिटीज़, तो इसमें ये भी आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये है द पीरियड विथ इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रीफर्ड। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ई भी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक मिनट इसमें ए को नहीं दिया गया है तो इसका ए भी होगा, ठीक है, ABDE, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन इंडिया प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन सा लीगल
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में कौन कौन सा इसमें फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक, तो ये होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये नहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेल एंड कन्वेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एनी वन fraudulently or dishonesty makes use of electronic signature, password or any other unique identification features of any other person, then under which section of IT Act 2000 punishment shall be given? तो ये इसमें अगर आप किसी का पासवर्ड और सिग्नेचर यूज़ करते हैं तो IT एक्ट 2000 में कितना पनिशमेंट होगा और कौन से सेक्शन में पनिशमेंट होगा? सॉरी, इसमें सेक्शन सिर्फ पूछा गया, कौन से सेक्शन में पनिशमेंट होगा ये पूछ रहा है। तो इसका कौन सा पनिशमेंट ये होगा? सेक्शन नंबर 66C, ऑप्शन नंबर सी। आप थोड़ा सेक्शन समझ लेते, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग राइट डाउन कर ले पॉज करके। इसमें आप देख सकते टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 5 में आएगा। आप किसी का कंप्यूटर को टेम्परिंग करते हैं तो वो सेक्शन 65, 3 साल का इसमें जो है कस्टडी और 2 लाख फाइन लग सकता है, ठीक है। आप किसी का कंप्यूटर हैक करते तो वो सेक्शन 66 में आएगा, 3 साल का उसमें कस्टडी और 5 लाख का फाइन हो सकता है। स्टॉलन कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस रिसीविंग, अगर आप किसी का, ठीक है, रिसीविंग स्टॉलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, सपोज अगर आप किसी का चोरी किया हुआ सामान आप रिसीव करते हैं तो उसमें 3 इयर्स का कस्टडी और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें ये बताया था, ये लास्ट क्वेश्चन था ना, वो यूजिंग पासवर्ड का अनदर पर्सन जो यूज करता है सेक्शन 66 में 3 इयर्स का कस्टडी और 1 लाख का फाइन। चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, आप किसी के कंप्यूटर का रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो वो सेक्शन 66D में आएगा, 3 इयर्स कस्टडी और 1 लाख फाइन। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज सेक्शन 66E, 3 इयर्स और 2 लाख। किसी का प्राइवेट इमेज जो है उसको आप पब्लिश करते हैं तो वो सेक्शन 66E में आएगा और वो 3 लाख का कस्टडी और 3 इयर्स का कस्टडी और 2 लाख का फाइन लग सकता है। यह एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F में, और इसमें लाइफ टाइम कस्टडी हो सकता है, ठीक है। और लाइफ टाइम कस्टडी हो जाएगा तो उसमें फाइन नहीं लग रहा है। और पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच टू ऑप्शंस इन ई फॉर्म, अब किसी का अगर ई फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर रहे हैं तो वो 5 इयर्स का कस्टडी 10 लाख फाइन। पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, अगर किसी का सेक्सुअल एक्ट को आप पब्लिश कर रहे हैं तो वो 67A में आएगा सेक्शन, और ये 7 ईयर का कस्टडी और 10 लाख तक का फाइन लग सकता है।
पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न। अभी चाइल्ड पोर्न के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी आया, डिसीजन भी आया। इसमें 5 से 7 साल तक की मैक्सिमम कस्टडी हो सकती है और इसमें 10 लाख तक का फाइन लगेगा। फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन कर, आप कोई भी आदमी आपको अगर रिकॉर्ड मेंटेन करने को दिया, ठीक है, और उसमें अगर आप फेल हो गए तो उसमें, और वो रिलीज़ हो गया, पब्लिश हो गया, तो वो 66C में 67C में 3 इयर्स और 1 लाख का फाइन आएगा। इसमें 1 लाख नहीं मेंशन है, बट 1 लाख का फाइन आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज आर एड्रेस्ड बाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में आईटी एक्ट में कौन कौन सा इंक्लूड है, ठीक है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक देखिए इसमें आईटी एक्ट है ना, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आएगा। अगर कोई दूसरा है, आप जैसे इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा, ऑप्शन नंबर बी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ये किसका पार्ट है? ये आईटी का नहीं, ये जो है ना पार्ट है, ये मेनली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑफेंस एंड कंट्रावेंशन, तो ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी भी आएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये किसका पार्ट है? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पार्ट है, ठीक है। इसको अगर आप चाहे तो राइट डाउन कर ले, ये मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट ये 1947 में आया था ये। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ये जस्टिस डिस्पेंसन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स, देखिए इसमें भी साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम मीन्स आईटी एक्ट, ठीक है ना, आईटी से ही रिलेटेड होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए सी ई, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, which among the following essence of the Information Technology Act is as not a correct statement। इसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है? लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखे वो होगा, तो ये मतलब वो उसका पार्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, तो ये आईटी एक्ट का पार्ट नहीं। बट आगे भी देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर, इसका पार्ट होगा। साइबर सेम क्वेश्चन है प्रीवियस का, बट इसमें नॉट कर दिया है, ठीक है, तो इसमें नॉट होगा ये वाला पार्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, in case of anti-competitive activities by a firm, competition commission of India can impose a penalty which shall be not more than। इसमें कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया जो है कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ के लिए किससे ज़्यादा फाइन नहीं कर सकती है। तो 15% ऑफ एवरेज टर्नओवर इनकम ऑफ द फर्म एंड 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मीन्स इसमें 10% 5% है, 10% है, 15% है और 5% है, ठीक है। बाकी आगे का आप पढ़ ले, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका है 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर इनकम ऑफ द फर्म ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट ऑर्डर।
इसमें भी सीक्वेंस बेस में पूछा गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कोई भी चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो उसको करेक्ट ऑर्डर में बोला गया। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले आप लोग इसको रीड डाउन करें। इसमें अगर आप लोग रीड डाउन कर लिए होंगे तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई है, नोटिस फॉर शो कॉज द पार्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको शायद आप लोग नोट किए होंगे। कभी भी कोई भी लीगल प्रोसेस होता है ना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, आप लोगों सभी को मालूम है, नोटिस इशू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में, तो इससे ही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। बट आगे देख लेते, कॉल फॉर ए रिपोर्ट, देखो पहले नोटिस होगा, देन रिपोर्ट होगा, डायरेक्टर जनरल जो है रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, कंपटीशन कमीशन में। तो इसी तरीके से आप सीक्वेंस बेस थोड़ा भारी है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको वर्ड पकड़ना होगा। अगर वर्ड अगर पकड़ लिए ना तो इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका ऑप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रीगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइड, कॉर्पोरेट वेल, टर्नकॉइंट रूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टर्नकॉइंट रूल। ये डॉक्ट्राइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द बाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर फर्स्ट टू लिस्ट। इसमें भी फिर क्वेश्चन आ गया है, क्या है इसमें पूछ रहा है सीक्वेंस में, ठीक है, कि सीक्वेंस इसका क्या होगा, फर्स्ट टू लिस्ट, कोई भी कंपनी को बाइंडिंग अप करने के लिए। तो इसका फर्स्ट में कौन सा आएगा, किसी भी कंपनी को क्लोज करने के लिए फर्स्ट में इसको बाइंडिंग अप कर, पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप, कोई भी पिटीशन पहले किया जाएगा बाइंडिंग देने के लिए, बाइंडिंग अप करने के लिए। तो पिटीशन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन देखते किसी में आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट में, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी एक ऑप्शन को पॉइंट आउट करके अगर समझ में आ रहा है तो उसको देख के आगे कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर उसके बाद सी के बाद क्या आ रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी लिक्विडेटर। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी क्लोज होती है, तो पहले पिटीशन होता है, देन जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होती है वो एक लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट करता है कि आप ये जो भी हो रहा है आप अपने इसमें डायरेक्शन में ये कंपनी को क्लोज करवाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के बाद ई आएगा। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को सीक्वेंस में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। Who among the following are identified as the key managerial personnel in the Indian Companies Act 2013? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, की मैनेजरियल पर्सनल जो है पर्सन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, रिस्क चीफ रिस्क ऑफिसर, मैनेजर। तो इसमें जो लोग कंपनीज एक्ट
2013 पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो आता ही है, डायरेक्टर आता ही है, लेकिन इसमें एनटीए जो है इस तरीके का थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या करती है, अभी जैसे इसमें मैं ऑप्शन में डाला होल टाइम डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर भी डाल सकता था, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर डाल के थोड़ा कंफ्यूज करना पर्पस होता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी आएगा। कंपनी सेक्रेटरी तो होता ही है CS। चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर जो है ये कोई कंपनीज एक्ट में ये कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर का। हाँ, मैनेजर फिर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ABCE, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो आपको दिया गया ऑप्शन, तो उसमें कौन सी स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, तो ये तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होगा वो तो स्मॉल कंपनी नहीं होगा। एक कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8, तो जो कंपनी सेक्शन 8 में होती है वो काफ़ी वाइड लेवल और काफ़ी बड़े लेवल की होती है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में दे सकता हूँ, इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सब आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल तो समझ में आएगा। और या कोई बुक में ये कंपनीज एक्ट में आप लोग पढ़े होंगे, इन्फोसिस, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये सब सेक्शन 8 में आता है, ठीक है। तो ये भी पार्ट होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर C देखते हैं, ए कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट गवर्नड बाई ए स्पेशल एक्ट, तो ये भी एक बड़े कंपनी का पार्ट होगा। कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी, मतलब इस बड़े कंपनी का पार्ट होना मीन्स क्या, वो स्मॉल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। तो ये तीनों बड़ी कंपनी। और 1% कंपनी स्मॉल लेवल की कंपनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ABC, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, arrange the following stage of formation of companies in a proper sequence। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोई भी आप कंपनी अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका आपको ये जो सीक्वेंस है उसको में अब सीक्वेंस में आपको ये करना है। फॉर्मेशन स्टेज है, राइजिंग ऑफ शेयर कैपिटल स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, कमिंसमेंट स्टेज है, सिलेक्शन ऑफ नेम स्टेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बहुत सारे लोग को लगता होगा ऑप्शन नंबर C फर्स्ट में आएगा, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, बट ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा प्रमोशन स्टेज। कोई भी कंपनी बनने से पहले है ना, वो अपने आप को मार्केट में प्रमोट करती है और अपना जो भी एक व्यू पॉइंट लेके जाती है अपना, उसको वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, और वो उसमें से डाटा कलेक्शन करती है। आप लोग को शायद पता होगा 2016, इवन 2016 या 17 में, 16 में शायद, आई थिंक उस टाइम में जब जियो फर्स्ट में लॉन्च हो रहा था ना, तो बहुत सारे मार्केट से वो डाटा कलेक्शन किया था कि कितने में मीन्स रिचार्ज प्लान या सिम दिया जाए, महीने का डेटा कितने में दिया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल। तो वो लोग पहले डाटा कलेक्शन करते हैं और प्रमोशन करते हैं कि, तो ये फर्स्ट में आएगा, प्रमोशन स्टेज फर्स्ट होगा। जब ये ए फर्स्ट होगा तो ए किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद क्या है, जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो अपने नाम का पहले सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन देन करेगा, पहले इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद राइजिंग अप शेयर, और उसके बाद कमिंसमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 है, ए सेल ए मोबाइल फोन टू बी, ए माइनर हु पे फॉर इट्स बाई हिज चेक, ए इंडोर्स द check to see who takes it in good faith and for value. The check is dishonored on presentation. Can C enforce payment of the check? तो इसमें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीडिंग करें और समझें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, ए जैसे मोबाइल बेचा बी से, ठीक है, बी से बेचा तो ए सेल ए मोबाइल फोन टू बी, ठीक है, ए माइनर हु पे फॉर इट्स ही चेक, इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लॉ में आता ही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये कि ए जो है ना, ए इंडोर्स द चेक टू सी, जब ए सी को चेक देगा, ठीक है, तो सी जो है ना कभी भी वो बी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली ए के अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है, कि आप मुझे चेक दिए हो, आप समझो, ठीक है। वो बी को या सी को जिस जहाँ से भी आए उसको जिससे वो लिया वो उसको जो है इन्फोर्स करेगा पेमेंट के लिए। तो ए चेक सी किससे चेक लिया, ए से लिया, तो वो ए के अगेंस्ट जो है इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फोर्स करेगा कि आप मेरा पेमेंट करो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस इन रिसोर्स टू डिसऑनरिंग ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें भी सीक्वेंस में पूछा गया है और सीक्वेंस का ही क्वेश्चन ज़्यादातर अभी एनटीए पूछ रही है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो उसके लिए क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस इशू होता है। तो नोटिस इशू होता है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर, तो ये डी अगर फर्स्ट में है, डी फर्स्ट होगा तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैसे भी सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको जब एग्ज़ाम में जाना है तो इसी तरीके से अगर कोई भी एक मिला उसको टिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिस ऑफ डिसऑनर सेकेंड ऑप्शन होगा, उसके बाद वो नोटिंग करेगा, ठीक है। उसके आफ्टर दैट प्रोटेस्टिंग, देन कंपनसेशन, और लास्ट में आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं पेनल्टीज़ जो है ना कभी भी किसी को कब लगती है, पेनल्टीज़ लास्ट स्टेज होता है। आप किसी भी चीज़ को आप सोच के देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को इमेजिन करके, अब पेनल्टीज़ कभी भी कब लगती है, लास्ट में लगती है। तो अगर आप पेनल्टी को आप ई को लास्ट में रख देते हैं तो वैसे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रोमिसरी नोट। मीन्स इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रोमिसरी नोट है। ए प्रॉमिस टू पे क्यू 7,000 7 डे आफ्टर माई मैरिज, और ऑप्शन 2 है ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे BRS 5,000, ठीक है, 5,000। थर्ड ऑप्शन है आई प्रॉमिस टू पे 5,000 सी ऑन सी डेथ, प्रोवाइड सी लिव्स विथ मी इनफ मनी टू पे दैट सम, आई एक्नोलॉज्ड टू बी इन डेप्थ टू यू
फॉर 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। इसमें प्रोमेजरी नोट में जो है ना, प्रोमेजरी नोट में आफ्टर द मैरिज ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कोई भी ये, और ये प्रोमिसरी नोट का पार्ट नहीं होगा कि आप मेरा मैरिज हो जाएगा तो मैं आपको 7,000 पे करूंगी, उसका डेथ हो जाएगा तो मैं 5,000 पे करूंगी, तो ऐसा कोई प्रोमिसरी नोट का पार्ट है, उसमें कंडीशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये ए में भी आफ्टर 7 डेज ऑफ माई मैरिज, ठीक है, सी में डेथ है, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रोमिसरी नोट का पार्ट नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट होगा ए एक्नॉलेज टू we indebted to you 10,000 to be paid on demand for value received, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, टू द डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट इम्पोर्टर अप्लाइज ऑन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डॉक्ट्राइन केवेट इम्पोर्टर्स जो है ना, इसमें क्या होता है कि क्या बताया जाता है कि बायर जो है ना, कभी भी कोई भी बायर जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं, तो बायर एकदम अवेयर रहे कि मेरे को क्या लेना है, ठीक है। और अपने हिसाब से बोला जाए तो अपने हिसाब से वो देख कर ले, ये नहीं कि जो सेलर बोल दिया उस पर सीधा भरोसा करके ले लिया। तो वही बोला केवेट इम्पोर्टर का मीन्स होता है बायर टू बी अवेयर, इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, व्हेन द बायर डज नॉट इंटीमेट द पर्पस टू द सेलर एंड डिपेंड्स ओपन हिज ओवन स्किल एंड जजमेंट। ये ओवन स्किल एंड जजमेंट, वो डिपेंड जो है ना सेलर पे नहीं रहे, वो खुद पे अपनी स्किल और जजमेंट से कोई भी प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में। तो और ये लॉ का पार्ट है, आप लोग लीगल एस्पेक्ट को ये 25 अगर क्वेश्चन लगा लेते हैं और अच्छे कंसेप्ट के साथ 2 से 3 बार, तो ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।